डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम कौन सी ग्लैंड पढ़ेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और इसे हम कौन सी ग्लैंड कहेंगे? मास्टर ग्लैंड कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? मास्टर ग्लैंड। जैसे हमने हाइपोथैलेमस को क्या कहा था? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो इसे हम क्या कहेंगे? मास्टर ग्लैंड। इसे हम मास्टर ग्लैंड क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट स्टिमुलेट अदर ग्लैंड्स। ये क्या करते थे? स्टिमुलेट द अदर ग्लैंड्स टू सिक्रेट देयर हार्मोन। ये दूसरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी अपने हार्मोन सिक्रेट करवाने के लिए। ठीक है, इसलिए इसको हमने कौन सी ग्लैंड कह दिया है? मास्टर ग्लैंड का। उसे हमने सुप्रीम कमांडर कहा था, तो इसे हम मेन क्या कह देंगे? कमांडर कह देंगे। क्या कह देंगे इसे हम? कमांडर कह देंगे। इसे अगर हम बात करें, जैसे कि मेन अगर हम बड़ी बड़ी कंपनी वगैरह में बात करते हैं तो सीईओ होता है ना, सीईओ। तो इसे हमने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, तो इसे हम क्या कह देंगे? चीफ, क्योंकि वो ही सबकी देखभाल कर रहा है, सबको वो ही रेगुलेट कर रहा है, सीईओ। तो इसे हम क्या भी कहेंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव ग्लैंड कहेंगे इसे। ऑफिसर तो नहीं कहेंगे, हम इसे क्या भी नाम दे देते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज चीफ एग्जीक्यूटिव ग्लैंड कहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट, इसके बारे में याद रखना। मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, कमांडर कहा जाता है, या चीफ एग्जीक्यूटिव ग्लैंड भी इसे हम कहेंगे। अब अगर हम बात करेंगे तो सबसे छोटी होगी, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये। क्या होगी? स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसका वेट कुछ ग्राम में होता है, 1.5 ग्राम होता है, और इसकी शेप भी मटर के दाने जैसे सी होगी। कैसी होती है ये? पी शेप में होती है, और हमारे ब्रेन के बेस पार्ट के अंदर मिलेगी, बेस ऑफ द ब्रेन। कहाँ पे मिलेगी? बेस ऑफ द ब्रेन। जैसे हमने हाइपोथैलेमस बताया, कल भी मैंने आपको डायग्राम बताया था। जैसे इमेजिन करो ये क्या हो गया? हाइपोथैलेमस। यहाँ पे जो क्या होगी? ये स्टोक होगी, और ये स्टोक से फिर क्या आएगी? क्या आएगी बेटा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये बेस पे हो गई, क्योंकि हाइपोथैलेमस में बेसल पार्ट था, तो उसके भी बेस पे प्रेजेंट होती है। तो हम क्या कहेंगे? हमारी ब्रेन की कहाँ पे होगी? बेसल पार्ट पे होगी, पी शेप पे होगी, और स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। चीफ एग्जीक्यूटिव ग्लैंड, कमांडर या मास्टर ग्लैंड इसे हम कहते हैं। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ इसके हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? इसके हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। तो ये हाइपोथैलेमस के बेस से अटैच है। ठीक है, ये हमने हाइपोथैलेमस बना दिया। यहाँ पे मैंने कल भी क्या बताया था आपको? ये क्या होगी? स्टोक, और इस स्टोक को क्या कहा जाता है? इनफंडिब्यूलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनफंडिब्यूलम। और यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट होंगे? इसके लॉब्स प्रेजेंट होंगे, और इन्हें क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाएगा। ठीक है, और यहाँ हाइपोथैलेमस के अंदर कौन सी ग्लैंड थी? ये न्यूरोसिक्रेटरी ग्लैंड। यहाँ पे जो आ जाता है वो कौन सा सिस्टम आ जाएगा? पोर्टल सिस्टम आ जाएगा, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। और यहाँ पे इसकी क्या होगी? सिक्रीशन होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो बताया था, ये क्या होती है? ये एंटीरियर लोब बताया था। कौन सा लॉब बताया था बेटा हमने? एंटीरियर लॉब। और ये कौन सा लॉब बताया था हमने? पोस्टीरियर लॉब। और ये क्या कहा हमने? डायरेक्ट सिक्रीशन होगी। यहाँ पे पोर्टल सिस्टम नहीं होगा, ब्लड वेसल्स होंगे, और यहाँ पे क्या होगी? इसी की डायरेक्ट सिक्रीशन होगी। तो हमेशा याद रखना, पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रिसीव क्या करेगा? डायरेक्ट सिक्रीशन ऑफ हाइपोथैलेमस। डायरेक्ट सिक्रीशन ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है बेटा, ये हमने कल के लेक्चर में भी पढ़ लिया था। तो ये चीज जो हो गई, ये क्या हो गई है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे हम क्या कह रहे हैं? स्मॉलेस्ट। और इसके अंदर आपको दो लोब दिखाई दे रहे हैं, एक एंटीरियर दिखाई दे रहा है, एक पोस्टीरियर। हालांकि दो लोब नहीं होते, ह्यूमन बीइंग में 3 लोब होंगे। कितने लोब होंगे ह्यूमन बीइंग में? 3। एक एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर, सेम ऐसे ही होगा। बट जो थर्ड लोब होगा, जिसे मिडिल लोब नाम देते हैं, क्या नाम देंगे हम? मिडिल लोब, विच इज मर्ज इनटू एंटीरियर लोब। जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या होगा? मर्ज, दिखाई नहीं देता, बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। इस तरह से एक और लोब दिखाई देगा, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं? मिडल लोब कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मिडल लोब। आई मेरी बात समझ में? तो अगर हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड कितने लॉब्स के अंदर हो गई है? 3। हमारी जो एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है
वो दिया हुआ है 2 लोब, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। उसके बाद में लिखा है कि एंटीरियर लॉब के अंदर 2 पार्ट है, वहां इस मिडल लॉब के बारे में बात की गई है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर हमने क्या कहा, मेनली ये 2 लॉब्स है। आई मेरी बात समझ में? अब हम मेनली पहले इनके 2 लॉब के बारे में बात करेंगे, देन हम 3rd लॉब के बारे में बात करेंगे। ओके, तो हमने क्या कहा, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कितने लॉब्स हो गए हैं, 2 लॉब। एक हम क्या कह रहे हैं, एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और एक हम क्या कहेंगे, पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इनको मेडिकल टर्म में अलग अलग नाम दिया गया है। इसे हम क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। आपको ये वर्ड ना लिख के ये वर्ड भी लिखा मिल सकता है, एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या कहा गया इसको, एडिनोहाइपोफाइसिस। लोअर यहाँ पे हाइपो मतलब हाइपोथैलेमस से, जो हाइपोथैलेमस की सिक्रीशन होगी वो यहाँ पे आई एंटीरियर लॉब में, हमने क्या कहा, एडिनोहाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर लोब को, पोस्टीरियर लोब हमने क्या कहा कि हाइपोथैलेमस की डायरेक्ट सिक्रीशन को रिसीव कर रही है, और डायरेक्ट सिक्रीशन मतलब वो हार्मोन होंगे उस न्यूरो सेल्स की डायरेक्ट सिक्रीशन को कर रही है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या नाम दिया गया इसको, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा गया है। आई बात समझ में? तो अगर हम बात करेंगे इसको, एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, और इसे हम क्या कहेंगे, न्यूरोहाइपोफाइसिस। जैसे मैंने अभी बताया, एंटीरियर लॉब के अंदर ही क्या प्रेजेंट होगा, मिडल लॉब। तो अब इन्होंने क्या कहा कि एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर 2 पार्ट्स होंगे या लॉब होंगे। एक तो मेन एंटीरियर पार्ट होगा जिसे हम क्या कहते हैं, पार्स डिस्टैलिस। याद रखना बेटा, एंटीरियर लॉब को एडिनोहाइपोफाइसिस तो कहेंगे, लेकिन साथ में क्या भी कह देते हैं, पार्स डिस्टैलिस भी कह देंगे। और जो मिडिल पार्ट होगा, जो मिडिल लॉब जिसे कहा गया है, इसे हम क्या कह देंगे, पार्स इंटरमीडिया। क्या कह देते हैं, पार्स इंटरमीडिया। और इसे हम पार्स न्यूरोसा भी कह देते हैं। क्या कह देंगे इसे हम, पार्स न्यूरोसा। एंटीरियर लॉब का ही नाम है पार्स डिस्टैलिस। जैसे मैंने आपको बताया, एंटीरियर लॉब के अंदर ही मिडिल लॉब मर्ज होगा तो दिखाई नहीं देता है, तो वहां पे हमारी बात की क्या की गई कि एंटीरियर लॉब के अंदर एडिनोहाइपोफाइसिस मेन नाम दे दिया गया वहां पे, और उसके एंटीरियर पार्ट है उसको पार्स डिस्टैलिस, जो बड़ा साइज का होगा, और जो छोटा सा है अंडर डेवलप उसे पार्स इंटरमीडिया, और जो पोस्टीरियर लॉब हो गया उसे क्या कह रहे हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस या पार्स न्यूरोसा। आपको ये सारे नाम भी याद रखने बहुत जरूरी है, यहाँ पर भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हमारा पास आ गया एंटीरियर लॉब पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज, तो आपका आंसर या तो एडिनोहाइपोफाइसिस लिखा मिल सकता है या पार्स डिस्टैलिस, तो ये हो जाएगा। अगर मिडल आ गया तो इसको हम पार्स इंटरमीडिया कहेंगे, एंड पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरोहाइपोफाइसिस या पार्स न्यूरोसा। न्यूरोसा मतलब जो नर्व सेल की डेड सप्लाई यहाँ पर होगी। ठीक है बेटा, अब हम 1 बाय 1 इनके हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, हम एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हम क्या हार्मोन पढ़ेंगे बेटा, हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका हमने क्या नाम दिया था, वेरी गुड, क्या नाम दिया था हमने, एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या नाम दिया था हमने इसको, एडिनोहाइपोफाइसिस, या हमने क्या नाम दिया था, पार्स डिस्टैलिस। क्या नाम दिया था हमने, पार्स डिस्टैलिस। ठीक है, मोस्टली जो हार्मोन रिलीज करती है वो कौन से हार्मोन रिलीज करेगी, स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगी। कौन से हार्मोन रिलीज करेगी बेटा, वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगी, जिसका टारगेट क्या होगा, डिफरेंट ग्लैंड्स होगा। क्या होगा बेटा, डिफरेंट ग्लैंड टू सिक्रीट देयर हार्मोन। और ये सारी ग्लैंड कौन सी होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड। कुछ हार्मोन क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन। क्या होंगे बेटा, यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन होंगे। उसकी टारगेट सेल क्या होगी, हमारी सेल्स ऑफ द एवरी बॉडी। सेल है, टिश्यू है, हमारी बॉडी का हर पार्ट होगा। इसमें पर्टिकुलरली कोई ग्लैंड नहीं है। यहाँ पे ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ है,
देखो वहां से हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन हो रहा है, कोई स्टिमुलेटिंग नहीं हो रहा है, कोई ग्लैंड स्टिमुलेट होगी। यहाँ ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ है जिसका टारगेट क्या होगा, हमारे डिफरेंट सेल्स टिश्यू जो हमारी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है बेटा, एक हार्मोन होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और इसकी जो टारगेट सेल होगी वो मेमोरी ग्लैंड है। क्या है बेटा, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है, मिल्क ग्लैंड, जो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी और जो किसकी सिक्रीशन करेगी, मिल्क की सिक्रीशन करती है। क्या करेगी, मिल्क की सिक्रीशन करेगी। तो ये हम क्या कहेंगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या कहेंगे हम, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो यहाँ पर इन दो हार्मोन को हम पढ़ेंगे। बाकी सारे हार्मोन कौन सी फॉर्म में होंगे, स्टिमुलेटिंग हार्मोन में, जिसकी टारगेट क्या होगी, डिफरेंट ग्लैंड होगी टू सिक्रीट देयर हार्मोन। डिफरेंट ग्लैंड मतलब डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो जाएंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग जो किसको करेगी, थायराइड को। अडर्नोकॉर्टिकोट्रॉफिक हो जाएगा जो अडर्नल ग्लैंड को। गोनेडोट्रॉफिक स्टिमुलेटिंग जिसमें LH FSH आएंगे, वो क्या हो जाएंगे बेटा, गोनेड, जिसे हम टेस्टिस एंड ओवरी कह रहे हैं। तो इस तरह से वो डिफरेंट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगी। बट यहाँ पर जब हमने ग्रोथ हार्मोन का वो डिफरेंट सेल्स को, टिश्यू को, कोई एंडोक्राइन ग्लैंड को अफेक्ट नहीं कर रही। और प्रोलैक्टिन हार्मोन किसको करेगी, इसका टारगेट क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड, तो क्या सिक्रीट मतलब बनाएगी, मिल्क बनवाने में हेल्प करेगी। ठीक है बेटा, तो हम वन बाय वन अब सारे के सारे हार्मोन्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा हमारे बोर्ड का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है ग्रोथ हार्मोन के बारे में। किसके बारे में आएगा बेटा, हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ग्रोथ हार्मोन के बारे में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा हार्मोन पढ़ेंगे, ग्रोथ हार्मोन। ओके, इसे हम सोमेटोट्रोफिन हार्मोन भी कह देते हैं। क्या भी कह देंगे, सोमेटोट्रोफिन। ट्रोफिन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। ट्रोफिन मतलब यहाँ पे क्या होगी, ग्रोथ होगी। क्या होगी, ट्रोफिन वर्ड आएगा, ग्रोथ। और सोमा मतलब हमारे नॉर्मल सेल्स को जो ग्रोथ करने में हेल्प करेगी, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ हार्मोन कहेंगे। तो ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या भी होता है, सोमेटोट्रोफिन। जो कौन सा लोग, क्वेश्चन तुम्हारे पास यहाँ पे इस तरह से आएंगे एनटीएससी के अंदर, इनका फंक्शन आप पूछ के इनकी रिलीजिंग साइड पूछ लेंगे। ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर क्या आएगा, मिडल लॉब, या फिर पोस्टीरियर। आपको याद रखना है क्या आ जाएगा बेटा, एंटीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्या करेगी बेटा, हमारे अंदर ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रही है। ये ग्रोथ को भी हमारे अंदर ग्रोथ होगी किस तरह से, एक सेल में, कि सेल में क्या हो रहा है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब प्रोटीन बन रहा है। मेटाबॉलिज्म का मतलब यहाँ पे क्या है, बनेगा, जितनी चीजें हमारे अंदर आरएनए फॉर्मेशन होगी, ठीक है, प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, उतनी एक सेल की क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो ये मेनली जो ग्रोथ होगी इसकी टारगेट सेल्स हमारे अंदर क्या होगी, सेल्स ऑफ द डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन, सेल्स ऑफ द ऑर्गन्स होगी, जहां पर ये क्या इंक्रीज कर देती है, इट इंक्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। ये इसको इंक्रीज कर देती है, इनका बनाना शुरू करेगी एनाबॉलिज्म, जिससे क्या होगी, सेल की ग्रोथ होगी। सेल की ग्रोथ होगी तो टिश्यू बढ़ेगा, टिश्यू बढ़ेगा तो ऑर्गन का साइज बढ़ेगा। मतलब हमारी हाइट के लिए हम क्या कहें बेटा, हमारी हाइट के लिए, जनरल बॉडी की ग्रोथ के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब मैंने आपको कहा हमारे अंदर हार्मोन एक पर्टिकुलर अमाउंट में रिलीज होंगे। अगर बहुत ज्यादा रिलीज हो गया, बहुत कम हो गए, तो हमें क्या कर सकते हैं, डिसऑर्डर करेंगे। क्या करेंगे, डिसऑर्डर। आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है इसका बोर्ड में, अभी तक क्वेश्चन जब भी आता है इसके डिसऑर्डर्स आएंगे। क्या आएंगे, डिसऑर्डर। अगर कम सिक्रीट हो गया, लो सिक्रीशन हो गई, लो सिक्रीशन का हम लो के लिए हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, हाइपो सिक्रीशन। हाइपो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो गई है, या फिर ज्यादा सिक्रीट हो गया, हाई सिक्रीशन हो गया, स्टिमुलेशन इसको कंटिन्यू मिलती चली गई, ज्यादा से ज्यादा हार्मोन रिलीज हो गए। मैंने आपको कहा ना हमारे अंदर फीडबैक मैकेनिज्म चलता रहता है, कितना हार्मोन रिलीज हो गया, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तभी इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज कर देता है हाइपोथैलेमस, जिससे उस हार्मोन की क्या होती है, रिलीजिंग रुक जाती है। तो यहाँ पे हाई सिक्रीशन हो गया, किसी कारण से वो इनिबिशन नहीं हो पाया, और क्या हो गया बेटा, हाई सिक्रीशन हो गया। हाई के लिए हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, हाइपर, और सिक्रीशन के लिए हमने क्या कह दिया, सिक्रीशन। ठीक है, अब अगर हमने क्या कहा भाई, हाइपो सिक्रीशन हुआ,
अब हाइपोसिक्रीशन ध्यान देना बेटा, हम यहाँ पर मैंने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। अगर चाइल्डहुड में हाइपोसिक्रीशन हो रहा है और अडल्ट में हाइपोसिक्रीशन हो जाता है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, बहुत ही कम केसेस होती है। अभी तक 3 या 4 केसेस इसके मिले हैं। हालांकि अडल्ट कंडीशन में आके ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीट होना ही नॉर्मल में बहुत ही कम होता है। मैंने अभी कहा बहुत कम है ये डिजीज। चाइल्डहुड के अंदर ये हमें कॉमनली देखने को मिल जाती है। चाइल्डहुड में अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज होगा, चाइल्डहुड मतलब बचपन जब छोटा है तभी वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा भाई, ग्रोथ के लिए हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। हाइट नहीं बढ़ेगी, हाइट को नहीं बढ़ना, बोने को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ड्वार्फ कहेंगे। तो इससे जो डिसऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म। कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा, ड्वार्फिज्म। तो क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे इस तरह से, ड्वार्फिज्म इज अ डिसऑर्डर व्हिच इज बाय हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो आपको याद रखना है क्या होगा बेटा, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और वो भी कब, चाइल्डहुड में। अगर अडल्ट में मैंने कहा पॉइंट परसेंट होता है, बहुत कम होता है। एक सीमंट डिजीज होती है, क्या होती है, सीमंट डिजीज होगी, जो ग्रोथ हार्मोन से अफेक्ट होगी। इसके बहुत ही रेयर चांस है, इसके अंदर बॉडी मतलब हाइट तो बढ़ गई है, छोटा नहीं रहेगा, लेकिन उस कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन हो गया तो रिटार्ड थोड़ा क्या होता है। इसमें क्या बता, आप देखिए नेट पे थोड़ा सर्च करना आपको मिलेगा, और उसमें लिखा भी मिलेगा क्या होती है, बहुत ही कम डिजीज होती है। इसमें इम्यून सिस्टम भी रिस्पॉन्स होना शुरू हो जाता है। ओके बेटा, तो ये क्या होगी, ड्वार्फिज्म, और ये क्या होगी, सीमेंट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिजीज, बहुत ही कम डिजीज मिलेगी। अब ये आ गया हाइपर सिक्रीशन। अगर ज्यादा सिक्रीशन हो गया, ये चाइल्डहुड में भी हो सकता है और इन अडल्ट, इन चाइल्डहुड एंड इन अडल्ट। अगर चाइल्डहुड में ज्यादा सिक्रीट हो गया तो हमने क्या कहा, ग्रोथ हार्मोन क्या बढ़ा रहा है, हाइट बढ़ा रहा है, ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट होगा तो उसकी हाइट क्या होगी, नॉर्मल से बहुत ज्यादा होगी, मतलब बहुत लंबा। आप किसी ह्यूमन बीइंग को कहते हैं सबसे लंबा आदमी 8.6 फीट का है, कोई कितने फीट का है, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, ये ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा ही सिक्रीट। और सब क्या कहते हो, जियांट कहते हो, जिजांटिज्म। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है उस डिसऑर्डर को, जिजांटिज्म कहा जाता है। बहुत लंबी हाइट का 8.6 8.8 हाईएस्ट हाइट है अभी तक की, तो जिजांटिज्म हो गया। जिजांटिज्म क्या हो गया, वो सब बहुत लंबे कहते हो, जिजांटिज्म चाइल्डहुड में। अडल्ट में जब ये बढ़ जाते हैं, भी हमें कॉमनली देखने को मिल जाती है। अडल्ट में अगर ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होना ज्यादा शुरू हो जाता है तो यहाँ पर उस डिसऑर्डर को एक्रोमिगली कहा जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, क्या कहा जाएगा, एक्रोमिगली। एक्रोमिगली का मतलब क्या होता है, अगर अडल्ट में कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाती है तो एकदम से फेस थोड़ा बड़ा ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, नीचे से जो चिन का साइज होगा वो थोड़ा लंबा हो जाता है, पाम का साइज, हथेली बड़ी हो जाती है। खली नाम सुना है, खली द ग्रेट रेसलर, वेरी गुड। तो वो उसको बोलते हैं एक्रोमिगली डिजीज है। हाइट भी थोड़ी लंबी और उसका फेस देखना बड़ा सा है, चौड़ा सा है, उसकी हथेलियां देखना, तो एक्रोमिगली डिसऑर्डर होगा इस तरह से। तो अडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन का एकदम से नॉर्मल कंडीशन है, बड़ा है नॉर्मल, लेकिन जैसे अडल्ट आई तो वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो गया है, उसमें उसका फेस का साइज ब्रॉड हो जाता है, पाम ब्रॉड हो जाती है, जो पैर होते हैं पैर का टॉ रीजन है वो है, तो वो क्या हो जाने शुरू हो जाते हैं, चौड़े होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्रोमिगली। तो तुमसे क्वेश्चन पूछे एक्रोमिगली इज, तो आपका आंसर क्या होगा, एक्रोमिगली इज हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट कंडीशन। आपको ये मेनली 3 डिसऑर्डर याद रखने हैं, और इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं एक्रोमिगली से रिटार्ड। ओके बेटा, आई मेरी बात समझ में। देखो ड्वार्फिज्म आपको जरूरी नहीं इन्हीं से, इससे तो ड्वार्फिज्म, लेकिन ये मेंटली हमेशा सही होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कोई इस तरह के नहीं होते। काफ़ी बीमारी ऐसी भी होती है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, कुछ थायराइड से भी आएंगे, हम आपको उसके अंदर बताएंगे, वहाँ पर भी हाइट नहीं बढ़ती है, वो भी ड्वार्फ हो जाते हैं। बट उनमें सीधा डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, वो पागल रहते हैं, मेंटल रिटार्ड पर्सन रहते हैं। बट ड्वार्फिज्म जो है उसमें मेंटली दिमाग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंटल रिटार्ड पर्सन नहीं होते, इसको जरूर याद रख लेना। ठीक है बेटा, आई मेरी बात समझ में। तो हमने पहला इसका क्या पढ़ लिया, हार्मोन, और पहला हार्मोन हमने क्या पढ़ा बेटा, ग्रोथ हार्मोन, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ग्रोथ भी क्या कर रहा है बेटा, वो क्या इंक्रीज कर रहा है, प्रोटीन का
कार्बोहाइड्रेट का एनाबॉलिज्म बढ़ाना बनना उनका इंक्रीज कर रहा है। अगर ये कम सिक्रीट होगा तो बच्चों में होगा तो ड्वार्फिज्म, अगर अडल्ट में होगा तो सीमन डिजीज होती है। अगर ज़्यादा सिक्रीशन होगा, अगर बच्चों में हो जाएगा तो जिजांटिज्म, लंबा हो जाता है। अगर अडल्ट में हो जाता है तो एक्रोमेगली, इसमें हथेली का साइज, सॉल का साइज, हमारी जो पैरों के सॉल का साइज होता है, ठीक है, इसका साइज क्या होता है, चिन का साइज बड़ा होने लग जाता है। ओके बेटा, हमने ग्रोथ हार्मोन पढ़ा। सेकंड जो हार्मोन पढ़ेंगे हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या पढ़ेंगे, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन देखो, लैक्टिन, लैक्टिक एसिड आपने पढ़ा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पढ़ा, जो क्या कर रहा है, दूध को दही में कन्वर्ट। तो लैक्टिक का रिलेशन किससे है, मिल्क से। किससे रिलेशन है, मिल्क। रखना नहीं आपको कोई भी चीज। प्रो का मतलब क्या होता है, पहले। ये मिल्क को बाहर रिलीज नहीं करवा रही, ये मिल्क को बनाने में, सिक्रीट करने में, एक होता है सिक्रीशन मतलब मेमोरी ग्लैंड में मिल्क को बनाने में हेल्प करेगी, और बाहर बॉडी से बाहर इजेक्ट करवाने में ऑक्सीटोसिन का रोल होगा। इसको याद रखना बेटा, जब बच्चा सब करता है मदर को, ठीक है, तो उस टाइम क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से वो बाहर की तरफ निकलेगा। तो यहाँ मिल्क बनाने के लिए, मतलब मिल्क रिलीज से पहले प्रो मतलब फर्स्ट आया है, इसको मेनली क्या नाम दिया गया है, मिल्क हार्मोन नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, मिल्क हार्मोन। नॉर्मल कंडीशन में भी रहेगा, ठीक है। हम क्या कहेंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस हार्मोन लेवल इंक्रीज, और ये क्या करता है, इंक्रीज द ब्रेस्ट साइज। ये क्या करता है बेटा, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज कर देता है। किस लिए कर देता है, टू फॉर्म द मिल्क, मतलब सिक्रीट, निकालेगा नहीं बेटा बाहर, ये टू सिक्रीट द मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। ये किसके ऊपर काम कर रहा है, मेमोरी ग्लैंड के ऊपर काम कर रहा है। ये किसके ऊपर काम कर रहा है, ये मेमोरी ग्लैंड के ऊपर, मिल्क बनाने में। और प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन पे ये मेमोरी ग्लैंड क्या होती है, और ज्यादा क्या करेगी, डेवलप करेगी, इससे मिल्क बनाना शुरू करेगी। इसी से ब्रेस्ट का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ये कौन सा हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन, जिसे हमने क्या नाम दिया, मिल्क हार्मोन नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा, इसको मिल्क हार्मोन नाम दिया है। ओके, देखो प्रोलैक्टिन के लिए प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन था, है ना, हाइपोथैलेमस ने। यहाँ पे ये प्रोलैक्टिन हार्मोन हुआ, और इसका टारगेट क्या है, मेमोरी ग्लैंड है, टू सिक्रीट द मिल्क। ओके बेटा, ये हमने दो हार्मोन पढ़े। थर्ड हार्मोन जितने भी अब हम बात करेंगे तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो रहे हैं। कौन से हार्मोन हो रहे हैं, स्टिमुलेटिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तुमसे इसका पूछ सकते हैं, ये हार्मोन कहाँ से रिलीज हुआ। इसके लिए थायराइड रिलीजिंग हार्मोन था, वो किसने रिलीज किया था, हाइपोथैलेमस ने। और स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन करेगी, एंटीरियर लोब। और ये क्या काम करेगा, किसको स्टिमुलेट करेगा बेटा, थायराइड ग्लैंड को, टू सिक्रीट देयर हार्मोन। हो गया। उसके बाद क्या होता है, अडर्नो कॉर्टिको ट्रॉफिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ACTH कहा जाएगा इसको, ठीक है, ACT, अडर्नो कॉर्टिकोट्रॉफिक स्टिमुलेटिंग, और एस नहीं लगाया, ACTH कह देते हैं। और रिलीजिंग के लिए CRH, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकॉइड। अडर्नल ग्लैंड में, अडर्नल ग्लैंड के हार्मोन को रिलीज, किसको स्टिमुलेट करेगा, ये अडर्नल ग्लैंड को, जिससे क्या होगा, अडर्नल ग्लैंड अपने हार्मोन रिलीज करेगी। गोनेडोट्रोफिज्म रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडो ट्रॉफिज्म, इसने रिलीजिंग हाइपोथैलेमस ने, और ये क्या करेगा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा। क्या करेगा बेटा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो दो टाइप के होंगे, एक होता है LH और एक क्या होता है FSH। LH का मतलब क्या होगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या होगा बेटा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और इसका क्या नाम होगा, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होगा, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों ही टेस्टिस और ओवरी पर एक्ट करेंगे, जिससे टेस्टिस एंड ओवरी अपने हार्मोन को रिलीज करवाने में हेल्प करेगी। कब, कैसे, क्या करेंगे, हम टेस्टिस के अंदर बताएंगे और ओवरी के अंदर बताएंगे कौन सा हार्मोन क्या काम करवाएगा। तो ये दोनों ही गोनेडोट्रॉफिज्म, क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे LH एंड FSH,
ऐसे ही शॉर्ट में लिखा हमने LH को ल्यूटेनाइजिंग, FSH को फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी के लिए इसका नाम याद रखना, नाम भी बताऊंगी क्यों नाम लिया गया है यहाँ पे, इनका नाम ऐसे क्यों रखा गया है, क्योंकि आपको ओवरी के बारे में, टेस्टिस के बारे में पता लगेगा, तभी इनके बारे में आपको अच्छे से नाम, क्यों इनका नाम रखा क्यों गया है। ल्यूटेनाइजिंग और हार्मोन FSH ये कौन से हो गए, गॉनेडोट्रॉफिज्म स्टिमुलेटिंग, ये क्या हो गए, गॉनेडोट्रॉफिज्म GNSH, गॉनेडोट्रॉफिज्म स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो दो टाइप के LH एंड FSH किसको स्टिमुलेट करेंगे, गॉनेड्स को स्टिमुलेट करेंगे टू सिक्रीट देयर हार्मोन्स। आई मेरी बात समझ में बेटा। तो ये हमने क्या पढ़ ली, एंटीरियर लॉब के हार्मोन्स पढ़ लिए, क्या पढ़ लिया हमने, एंटीरियर लॉब के हार्मोन्स पढ़ लिए हैं। आगे बेटा मेरी बात समझ में, गुड। अब हम किसके हार्मोन बताएंगे, हम मिडल लॉब के हार्मोन्स बताएंगे। किसके हार्मोन बताएंगे बेटा, अब हम मिडल लॉब्स के हार्मोन बताएंगे हम, ओके। एक हार्मोन रिलीज करेगी मिडल लॉब, जिसको हमने क्या नाम दिया बेटा, पार्स, बोलिए, इंटरमीडिया। क्या नाम है इसको, पार्स इंटरमीडिया। एक ही हार्मोन रिलीज करेगी, ओनली अ सिंगल हार्मोन इज रिलीज्ड, इन अ सिंगल हार्मोन इज रिलीज्ड। कौन सा होगा, वो भी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे हम क्या कहेंगे, MSH। क्या नाम दे रहा है, MSH, मेलानोसाइट। मेलानिन, अगर आपको पता है हमारी बॉडी का जो कलर पिगमेंट है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेलानिन रिस्पॉन्सिबल है, पता है ना। मेलानिन हमारे, अगर किसी का डार्क पिगमेंटेशन है, किसी का कम है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मीडियम कलर का है, तो किसकी प्रेजेंस के कारण पता लगता है हमें, मेलानिन, कि मेलानिन बहुत ज़्यादा है तो काले, मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, बहुत कम है तो बिल्कुल वाइट, और बिल्कुल एब्सेंट होता है वो एक डिजीज हो जाती है, पूरा ऊपर से नीचे हेयर कलर भी हमारा मेलानिन। मेलानिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर कलर, हमारी बॉडी के कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेलानिन। अगर मेलानिन नहीं होता है बॉडी के अंदर तो एक डिसऑर्डर होता है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, जिसके कारण पूरी बॉडी वाइट, आपने देखा पूरी बॉडी, आईब्रो भी वाइट, बाल भी वाइट, सब चीजें वाइट, तो एक डिसऑर्डर होगा। तो हमारे अंदर जो कलर पिगमेंट है वो कौन है, मेलानिन। और ये मेलानिन कौन बनाएगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है, कौन बनाएगा, ये MSH हार्मोन बनाएगा, मेलानिन। तो हमारे अंदर मेलानिन कहाँ बनता है, हमारी स्किन की, हमारी स्किन की पिगमेंटेड सेल, जो कलर्ड सेल्स होंगी, जो कलर देती है, तो इसका जो एक्ट होगा वो एक्ट किसके ऊपर करेगा, पिगमेंटेड सेल ऑफ द बॉडी, जो क्या करेगा, मेलानिन, जो क्या करेगा, मेलानिन हार्मोन, मेलानिन पिगमेंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। जितना MSH ज्यादा उतना मेलानिन ज्यादा, जितना मेलानिन ज्यादा उतना ही डार्क कॉम्प्लेक्शन, जितना MSH कम उतना ही मेलानिन कम, मेलानिन कम तो क्या होगा, बॉडी का कलर भी फेयर हो जाता है। कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा किसी बच्चे के दिमाग में यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ रहा हो कि जो मतलब हाई टेम्परेचर रीजन में रहते हैं वहाँ पे हमेशा लोग काले रहते हैं, इसका मतलब कि ये क्या है, कि हमें क्या मेलानिन ज़्यादा बनता है हमेशा, नहीं, ये जरूरी नहीं। बट जैसे जैसे कि अगर हम बात नॉर्मल भी कंडीशन में, कोई ट्विन है जैसे कि यहाँ पे लगा लो इंडिया में, एक उस बच्चे को हमने जम्मू कश्मीर में भेज दिया, एक उसके बच्चे को कहाँ भेज दिया हमने, साउथ के अंदर भेज दिया, तो आफ्टर सम टाइम, ट्विन्स थे बिल्कुल, आफ्टर सम टाइम हम दोनों के कलर में दिन रात का फर्क देखेंगे। तो जम्मू कश्मीर में भेजा गया उस बच्चे का कलर कैसा होगा, लाइट, क्यों होगा, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम होने के कारण मेलानिन बहुत ज़्यादा सिंथेसाइज नहीं हो पाया, हार्मोन तो था बट वो मेलानिन उससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ, अपना नॉर्मल फेयर कलर दिखाना शो किया। बट हाई टेम्परेचर मेलानिन को और डार्क कर देता है, मेलानिन को क्या कर देता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन में कर देता है। तो हाई टेम्परेचर से क्या हो जाता है, और भी ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन में हो जाता है। इट ऑल्सो अफेक्ट बाय द टेम्परेचर। बट इसके बनने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको क्या कौन सिक्रीट कर रही है, मिडल लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड या पार्स डिस्टेलिस। ओके बेटा, तो हमने कौन सा हार्मोन पढ़ लिया, मिडल लोब का हार्मोन पढ़ लिया। अब हमारा आखिरी लॉब आता है, और आखिरी लॉब कौन सा आएगा, पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा आएगा बेटा हमारे पास में, पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हमने क्या नाम दिया था, न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, या हमने इसको क्या भी कहा था बेटा, पार्स न्यूरोसा। क्यों कहा हमने पार्स न्यूरोसा, बिकॉज दे आर सिक्रीशन,
जो इनके हार्मोन होंगे, बिकॉज देयर हार्मोन्स आर डायरेक्ट सिक्रीशन ऑफ, वेरी गुड, डायरेक्ट, ये हमेशा याद रखना है, मैंने हर बार इसको जब भी बताया तो ये चीज जरूर बताई है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर हार्मोन आर द डायरेक्ट सिक्रीशन ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है बेटा, इसके दो हार्मोन होंगे, एक होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एक क्या होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक क्या होगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम एडीएच, जिसको मैं आपको एक्सक्रीशन में बता चुकी हूँ, अब यहाँ थोड़ा और बताएंगे। ऑक्सीटोसिन, यहाँ पे ना कोई रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस ने ऑक्सीटोसिन ही बनाया और ऑक्सीटोसिन सीधा कहाँ पे, क्योंकि न्यूरोसेक्रेटरी सेल डायरेक्ट इसमें एंटर कर रही है पोस्टीरियर लोब में, तो वहीं इसकी ऑक्सीटोसिन में ही रिलीज हुआ और वहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड से वहाँ जहाँ रिलीज हुआ तो उसने अपना काम किया। डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से काम नहीं हो रहा क्योंकि सेल है, सेल की डायरेक्ट सिक्रीशन वहाँ पे गई है। ऐसे एडीएच, एडीएच भी इसी फॉर्म में रिलीज होगा हाइपोथैलेमस में और फिर कहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड से इसी फॉर्म में आ रहा है, कोई रिलीजिंग कोई स्टिमुलेटिंग कुछ भी नहीं है, तो आपको ये याद रखना। तो पहला हार्मोन मैंने क्या बताया ऑक्सीटोसिन। मिल्क बनाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था, प्रोलैक्टिन, बट मिल्क को इजेक्ट करने के लिए आफ्टर प्रेगनेंसी मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा होगा, ऑक्सीटोसिन। मेमरी ग्लैंड ने मिल्क बनाया प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण, जैसे बच्चे ने सक करना शुरू किया दूध को तो उस टाइम पर क्या होगा, ऑक्सीटोसिन, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन, और ये मिल्क को मैक्सिमम अमाउंट में क्या करेगा, बाहर, कहेंगे जितना मिल्क बाहर निकालेगी मदर, बच्चा जितना मिल्क सक करेगा उतना ही मिल्क क्या बनता होगा, बनता रहेगा, जिसे हम क्या कहेंगे ऑक्सीटोसिन। तो उसके लिए प्रेगनेंसी के एंड में मेमरी ग्लैंड को डेवलप करने के लिए प्रोलैक्टिन, बट आगे जब ये काम करेगा, जैसे ही डिलीवरी हो गई, आफ्टर डिलीवरी बच्चे का जन्म हो गया, उस टाइम पर दूध के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा ऑक्सीटोसिन होगा और मिल्क इजेक्टिंग, दूध की जो कंसंट्रेशन बढ़ाएगा मदर में, वो कौन होगा, ऑक्सीटोसिन। मैमल, हर मैमल के अंदर ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल। ये सब में एज इट इज हम मैमल्स के अंदर ही बात करेंगे, हम सब के अंदर यही है। इस हमने क्या नाम दिया, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। अब बहुत से बच्चे हमारे यहाँ पे गाँव से बिलोंग करते हैं, गाय भैंस रखते हैं, कभी अगर आपने देखा और भैंस को दूध के इंजेक्शन, गाय को दूध के इंजेक्शन दिए जाते हैं, गाय भैंस दूध नहीं देती ना, तो आपके घरों में देखना मिल जाएगा इन दिनों के अंदर भैंस और गाय कम दूध देती है, तो वहाँ पर आप इंजेक्शन देखना, घर पे पेरेंट्स इंजेक्शन लेके आते हैं, वो इंजेक्शन भैंस को या गाय को दे देते हैं, तो उस इंजेक्शन को देखना बेटा, उसके ऊपर पिटोसिन लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा, पिटोसिन, और उसके ब्रैकेट में वहाँ पे लिखा मिलेगा इट इज द सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन। ये क्या होता है बेटा, ये सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन होगा। ठीक है, तो क्या करेगा, मिल्क की सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा, मिल्क बाहर रिलीज करवाने में हेल्प करेगा, इजेक्ट करवाने में हेल्प करेगा। जितना मिल्क बाहर बनेगा निकलेगा उतना ही ज़्यादा मिल्क और कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा, उसके अंदर बनता रहेगा। तो उसके लिए मेनली हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन। तो ये जरूर देखना, इंजेक्शन अगर है तो पिटोसिन, उसके साइड में सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन लिखा मिलेगा। इसको हमने मिल्क इजेक्टिंग आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, मिल्क इजेक्टिंग। जब एक बच्चे का जन्म होता है, जब एक लेबर पेन होता है, तो उसमें भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑक्सीटोसिन। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, जब उस टाइम पे क्या करता है, ये जो यहाँ पे पेल्विक जो ये बोन्स होती है उसको वाइड करेगा, लेबर पेन करेगा। ये सारा मैं आपको रिप्रोडक्शन में इसका डिटेल में और ज़्यादा डिटेल में हम वहीं पे यूज बताएंगे आपको। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है, विच हार्मोन इज नोन एज बर्थ हार्मोन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन, एंड विच हार्मोन इज नोन एज मिल्क इजेक्टिंग। ध्यान देना, ये गलती मत करना, मिल्क हार्मोन कभी भी आएगा आपको क्या आंसर लिखना है, प्रोलैक्टिन, जिसको किसने रिलीज किया है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर मिल्क इजेक्टिंग आया तो क्या आ जाएगा बेटा, ऑक्सीटोसिन आ जाएगा, और इसको किसने रिलीज किया, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और बर्थ हार्मोन भी किसे कहेंगे हम, ऑक्सीटोसिन को कहेंगे। ओके, अब हमारा लास्ट हार्मोन बचता है एडीएच। एडीएच का दूसरा नाम क्या भी होगा, वैसोप्रेसिन भी होगा। वैसो मतलब वेसल से, प्रेसिन मतलब प्रेशर, वेसल्स में जो प्रेशर उसको मेंटेन करेगा। कैसे करेगा, ध्यान देना। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये क्या करता है, इट इंक्रीज द
रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, याद करना ना, मैंने आपको एक्सप्रेशन बता चुकी हूँ. रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट से और डीसीटी से वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा. कब करवाएगा? जब हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी आ गई है. व्हेन देयर इज क्या आ गया हमारे अंदर? डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन आवर ब्लड. हमारे ब्लड के अंदर क्या आ गई बेटा? वाटर की डेफिशिएंसी आ गई है. एट दैट टाइम हमारा हाइपोथैलेमस से एडीएच, वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड में डायरेक्ट गया, वहां से एडीएच हार्मोन रिलीज, और एडीएच का टारगेट कहां पे आया है? वो नेफ्रॉन की डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, जहां से वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा. वाटर के रीअब्जॉर्ब होते ही वाटर हमारे अंदर क्या होगा? ऑस्मोरेगुलेशन बैलेंस हो गया, वाटर कंसंट्रेशन मेंटेन हो गई है, आयरन की कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाती है. आयरन की कंसंट्रेशन मेंटेन होगी तो वेसल्स में प्रेशर भी मेंटेन रहेगा, इसीलिए इसको क्या भी नाम दिया गया? वैसोप्रेसिन. तो आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं एडीएच का दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन. क्या है बेटा? वैसोप्रेसिन. इसको जरूर याद रखना है. और ये क्या बैलेंस करता है हमारे अंदर? वाटर एंड आयरन कंसंट्रेशन. वाटर एंड आयरन कंसंट्रेशन को बैलेंस करने में अपना रोल प्ले करेगा. ओके बेटा. अब इसका एक आपको क्या करना है? डिसऑर्डर, इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है ये. इसका एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं. डिसऑर्डर ऑफ एडीएच डेफिशिएंसी है. कौन सा डिसऑर्डर है? डेफिशिएंसी है. अगर हमारे अंदर एडीएच की डेफिशिएंसी हो गई तो आप बताओ क्या होगा? अगर एडीएच की डेफिशिएंसी हो गई तो हमारे ब्लड में अगर पानी की कमी है तो वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा. तो अगर वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, फिर वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा? पानी सारा किस में आ जाएगा? यूरिन में, और हम यूरिन को बाहर निकाल देंगे. और एक्सेस यूरिन इन वाटर, सो एक्सेस वाटर इन यूरिन, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? डाईयूरेसिस. डाइल्यूट यूरिन आ जाएगा, हाईली डाइल्यूट यूरिन. सारा का सारा पानी किसके अंदर आ जाता है? यूरिन में. किसके अंदर आ जाता है? यूरिन में. और बार बार गला सूख, पानी हमारी बॉडी से चला जा रहा है, उसमें हमारा गला सूखेगा, हमें बार बार प्यास लगेगी. तो ये सिम्टम समथिंग डायबिटीज जैसा होता है, जिसको शुगर होता है उसे. तो इसके डिसऑर्डर को नाम देखो क्या दिया गया? डायबिटीज. बट इंसिपिडस दिया है. इंसिपिडस इसका मतलब क्या है? यूरिन डाइल्यूट होना. इंसिपिडस का मतलब क्या है? यूरिन डाइल्यूट होना. यूरिन डाइल्यूट होने के कारण सारा यूरिन में ही पानी चला गया है, बार बार प्यास लगनी, सिम्टम डायबिटीज, इसको डायबिटीज इंसिपिडस कहेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायबिटीज वर्ड करते हैं, इंसुलिन पे आप चले जाते हो कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी से हो रहा है, तो आपको ये वर्ड पूरा देखना है. डायबिटीज इंसिपिडस है तो किसकी डेफिशिएंसी से हो गया है? एडीएच की डेफिशिएंसी से. किसकी डेफिशिएंसी से हो गया है? एडीएच की डेफिशिएंसी से. तो आपको ये याद रखना है कि हमने कौन सी लॉ पढ़ लिया? पोस्टीरियर लॉ बेटा. हमने दो हार्मोन पढ़े, ऑक्सीटोसिन पढ़ा और एडीएच पढ़ा. ऑक्सीटोसिन को हमने मिल्क इजेक्टिंग का और बर्थ हार्मोन का, और एडीएच को हम क्या कह रहे हैं? वाटर एंड आयरन बैलेंसिंग कह रहे हैं. और इसकी डिसऑर्डर से, डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा, जिसके अंदर यूरिन क्या हो जाता है? हाईली डाइल्यूट हो जाता है. ओके बेटा. तो ये आपने क्या पढ़ लिया? पिट्यूटरी ग्लैंड. हम फटाफट रिवाइज करेंगे. पिट्यूटरी ग्लैंड हमने क्या कही? स्मॉलेस्ट ग्लैंड. क्या कह रहे हैं? मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ग्लैंड कह रहे हैं. कितने लोब बताए मैंने? एक्सटर्नल में होते कितने हैं? 2 लोब होंगे. पहला लोब क्या होगा? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस. क्या नाम दे रहे हैं जिसे हम? एडिनो हाइपोफाइसिस नाम दे रहे हैं. एक हम क्या कह रहे हैं? पोस्टीरियर लॉब कह रहे हैं बेटा. इसे हमने क्या नाम दिया है? न्यूरो हाइपोफाइसिस. हाइपोफाइसिस कह रहे हैं. इसे हम क्या भी कह रहे हैं? पार्स न्यूरोसा. क्या कह रहे हैं इसे हम? पार्स न्यूरोसा. इसमें हमने 2 पार्ट बताए, एक मेन एंटीरियर होगा और एक क्या होगा बेटा? जिसका मिडल कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं? मिडल. एक हमारे पास क्या होगा? पार्स. इसको हमने क्या नाम दिया था? पार्स डिस्टैलिस, जो और कुछ नहीं, यही लो पार्ट होगा. और मिडल का हम क्या नाम दे रहे हैं? पार्स इंटरमीडिएट. ओके बेटा. इसका पहला हार्मोन हमने क्या बताया? ग्रोथ हार्मोन. तो
किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ग्रोथ के लिए, सोमेटोट्रॉफिन नाम बताया था। ओके, अगर ये कम हो रहा है, बच्चों में कम हो रहा है तो क्या होगा, ड्वार्फिज्म, अडल्ट में कम हो रहा है तो सीमेंट डिजीज होती है, अगर ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो क्या होगा, जिजांटिज्म बच्चों में, और एक्रोमेगली किसके अंदर हो जाता है, अडल्ट के अंदर। सेकेंड हमने क्या बताया बेटा, प्रोलैक्टिन, जिसको हमने क्या नाम दिया है, मिल्क हार्मोन नाम दिया है, मैमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। ओके बेटा, फिर हमने सारे हार्मोन कौन से बताए, हमने स्टिमुलेटिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग, ठीक है, अडेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक स्टिमुलेटिंग, गोनेडोट्रॉफिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो हमने क्या पढ़ा, एलएच पढ़ा, एफएसएच पढ़ा, एटसेट्रा। ओके बेटा, ये हमने पढ़े। और इसके अंदर हमने मेनली क्या पढ़ा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच, इसका टारगेट सेल क्या हमारे अंदर, मेलानिन फॉर्मिंग सेल, जिसे हम पिगमेंट सेल्स कहते हैं बॉडी की, तो क्या बनाएगा, मेलानिन, जो बॉडी के कलर के लिए और हेयर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और पोस्टीरियर ऑफ क्या कह रहे हैं हम, डायरेक्ट सिक्रीशन ऑफ, फिर से लिख रही हूँ देखो मैं, डायरेक्ट सिक्रीशन ऑफ हाइपोथैलेमस। ओके बेटा, इसके हमने दो ही पढ़े, एक हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीटोसिन पढ़ा, जिसका हमने क्या नाम दिया बेटा, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, क्या नाम दिया हमने, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, और इसका हमने क्या कहा है, बर्थ हार्मोन। दूसरा हार्मोन हमने क्या पढ़ा, एडीएच, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन, या फिर वैसोप्रेसिन, नाम याद रखना बेटा, क्या काम है, वैसोप्रेसिन, जो हमारे अंदर किसको बैलेंस कर रहा है, वाटर एंड आयरन कंसंट्रेशन को बैलेंस कर रहा है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है बेटा, कि हमने क्या कहा, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में पांच डिसऑर्डर पढ़े। एक तो हमने क्या पढ़ा, ग्रोथ हार्मोन वाले 4 याद रखना, ड्वार्फिज्म, सीमन डिजीज, एक्रोमेगली एंड जिजांटिज्म, और एक हमने क्या पढ़ा, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस ड्यू टू एडीएच डेफिशिएंसी। बाकी हमने कोई भी यहाँ पर इससे रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं पढ़े। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ठीक है बेटा, ओके।